हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 206 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा समुच्चय राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए है राज्य, सरकार, विद्या, प्रथा और संस्कृति। तो दोस्तों, जैसे ही प्रथा और संस्कृति आ गया, ये कहीं ना कहीं सोशल साइंस से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, सोशल साइंस का विषय क्षेत्र है, तो इसको याद रखेंगे तो ये तो होगा नहीं। आगे है आपका बी ऑप्शन का रहा है संप्रभुता, सरकार, बाजार, राजनीतिक दल, सामाजिक वर्ग। तो दोस्तों, यहाँ पे बाजार देख रहे हैं, बाजार अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। अर्थशास्त्र में इसका मतलब देखा जाता है वो क्षेत्र है अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स है उसका विषय क्षेत्र है। ठीक है, बाजार और सामाजिक वर्ग जो है कहीं ना कहीं सोशल से संबंधित है, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। आगे है राज्य, सरकार, विधियाँ, सभ्य समाज। ठीक है, तो सभ्य समाज की जैसे ही समाज की बात आ गई तो कहीं ना कहीं आपका सोशल का सब्जेक्ट हो जाता है, सोशल का विषय वस्तु हो जाता है, तो आप ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन आपका डी देख रहे हैं, इसमें राज्य मूल्य दिया है, सरकार दिया है, नियम निर्माण दिया है और राजनीतिक दल दिया है, तो कहीं ना कहीं आपका 4 ऑप्शन सही होता है। जो विषय क्षेत्र है राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र को जो परिभाषित करता है वो है राज्य मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण या नियम बनाने का जो कार्य होता है और राजनीतिक दल। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसका व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स। राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत राज्य मूल्य, सरकार, नियम निर्माण और राजनीतिक दल इत्यादि तत्वों को शामिल किया जाता है। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन यह मानता है कि आधुनिक उदारवाद प्रजातांत्रिक राज्य का एक औद्योगिक राज्य बन गया है? निम्नलिखित में से कौन यह मानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातंत्र राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? ऑप्शन ए है गलब्रेथ, ऑप्शन बी है मैकफर्सन, ऑप्शन सी है किन्स, ऑप्शन डी है रूजवेल्ट। तो किसका मानना है दोस्तों? तो गलब्रेथ का मानना है। गलब्रेथ का मानना है कि जो आधुनिक उदारवादी प्रजातंत्र राज्य है वह एक औद्योगिक राज्य बन गया है, ऐसा एक गलब्रेथ का मानना था। व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या में वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। गलब्रेथ का मानना है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है। एक कथन किसका है? तो एक कथन है गलब्रेथ का, इसको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दंड का प्रतीकात्मक सिद्धांत आधारित है। दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत आधारित है, ये बताना है। ऑप्शन ए है बदले के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी है निवारक दंड के सिद्धांत पर, सी है अपराधी को सुधारने के सिद्धांत पर, डी है प्रेम के सिद्धांत पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 का ये सही हो जाएगा। 3 का आंसर दोस्तों बदले के सिद्धांत पर। दंड का जो प्रतिकारात्मक सिद्धांत है वो आधारित है बदले के सिद्धांत पर। कोई प्रतिक्रिया कब करता है? जब उसको बदला लेना होता है। तो व्याख्या देख लिए, दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत के अनुसार अपराधी को अवश्य दंड मिलना चाहिए क्योंकि उसने अपराध किया है। यह सिद्धांत जैसे को तैसा या जैसी करनी वैसी भरनी पर आधारित है। आगे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रूसो के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? रूसो के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सा सही है, ये बताना है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों वह ए सही है। इसका ऑप्शन ज़्यादा बड़ा है तो पढ़ेंगे नहीं, ए सही है। रूसो ने तर्क बुद्धिवादी व्यष्टिवाद के परित्याग द्वारा संविदा सिद्धांत के मुख्य का रूपांतरण किया है। रूसो ने तर्क बुद्धिवादी विशिष्टवाद के परित्याग द्वारा संविदा सिद्धांत के मुख्य का रूपांतरण किया है। तो ऑप्शन ए सही है। बाकी के आप रोक कर पढ़ लीजिए क्या क्या है। व्याख्या देख लीजिए इसका। जीन जैक्स रूसो ने तर्क बुद्धिवादी विशिष्टवादी के परित्याग द्वारा संविदा सिद्धांत के मुख्य का रूपांतरण किया है। आगे चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से कौन भाग नहीं लिया? भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से कौन सा भाग नहीं लिया था, ये बताना है। ऑप्शन ए है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी है जयप्रकाश नारायण, सी है मोरारजी देसाई, डी है भीमराव अंबेडकर। तो आंसर क्या हो जाएगा 5वें का?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था, बाकी के सभी लोगों ने लिया था। व्याख्या देख लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग नहीं लिया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई ने भाग लिया था। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का क्या है नारा दिया था, डू और डाइट का नारा दिया था। अब देखिए मिलान करना है। 6 क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सम्मिलित करना है और कूट के सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो अब इसका चयन आप कर लीजिए, इस तरह आप कर देते हैं। अब देखिए इसमें दिया है कैबिनेट शासन प्रणाली। जो कैबिनेट शासन प्रणाली है उसका आवश्यक गुण क्या है, ये आपको बताना है। और इसके बाद आपका देख रहे हैं कि कैबिनेट जो शासन प्रणाली होता है वो कहीं ना कहीं सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित होता है, कहीं ना कहीं उस सामूहिक उत्तरदायित्व को ये मानता है कैबिनेट जो शासन प्रणाली है। आगे का जो है अध्यात्मक शासन जो प्रणाली है वो किस पे बेस होता है, तो वो कहीं ना कहीं अध्यात्मक शासन प्रणाली जो होता है दोस्तों वो कहीं ना कहीं शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर अपने आप को रखता है, तो इसको याद रखेंगे। और इसके बाद संघात्मक शासन प्रणाली जो है वो क्या होता है, तो संघात्मक जो शासन प्रणाली होता है वो शक्तियों के विभाजन में कार्य करता है, शक्ति के विभाजन में कार्य करता है। अब इसके बाद आ गया एकात्मक शासन प्रणाली। क्या होता है, तो एकात्मक जो शासन प्रणाली होता है वो शक्तियाँ किसी न किसी एक में निहित होती है, ऐसा हो जाता है, एकात्मक होता है। तो ये आपका मिलान हो गया। इसके मिलान के अनुसार आपका आंसर जाता है बी के साथ, तो आप बी सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, देख लेते हैं इसके व्याख्या को। संसदीय शासन जिसे कैबिनेट प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। जो कैबिनेट है, कैबिनेट शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है, जैसा कि ब्रिटेन और भारत में है। ब्रिटेन और भारत में आप ये देखने को मिलेगा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्ति पृथक्करण होता है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संघात्मक शासन प्रणाली में शक्ति विभाजन होता है, जैसा कि अमेरिका और भारत में है। एकात्मक शासन प्रणाली में शक्ति का संकेंद्रण होता है, जैसा कि ग्रेट ब्रिटेन में है। तो दोस्तों ये थे इसके व्याख्या। आगे चलते हैं, 7 नंबर देख लेते हैं। आधुनिक राज्यों में स्थिति बनाम जो स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, ये कथन किसका है। आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए है बार्कर का, बी है ब्राइस का, सी है टूअर्ज का और डी है थॉमस हेयर का। तो 7वें का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए सही हो जाएगा, बार्कर का। ये किसका कथन है, बार्कर महोदय का है, तो इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए। अर्नेस्ट बार्कर ने व्यक्ति के स्थान पर समुदाय को राज्य की इकाई माना है कि यही कारण है कि उसके अनुसार अब प्रश्न व्यक्ति बनाम राज्य नहीं वरन समुदाय बनाम राज्य का हो गया है। ध्यातवत है कि बार्कर सामुदायिक अत्याचारों से व्यक्ति की रक्षा करने का कार्य राज्य को बताया है। बार्कर महोदय का मानना है कि अगर सामुदायिक रूप से किसी व्यक्ति पर अत्याचार किया जाता है तो उसका जो रक्षा करना होता है वो किसका कार्य है, तो वो राज्य का कार्य है, ऐसा अर्नेस्ट बार्कर का कहना था। अगला है दोस्तों 8 नंबर, राज्य के लुप्त हो जाने का विचार संबंधित है। राज्य लुप्त हो जाएगा ऐसा विचार किस विचारधारा का है, ये बताना है। ऑप्शन ए है उदारवाद से, ऑप्शन बी है समाजवाद से, ऑप्शन सी है साम्यवाद से, ऑप्शन डी है श्रेणी समाजवाद से। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 8 का आंसर आपका सी के साथ जाएगा, साम्यवाद से। राज्य के लुप्त हो जाने का जो विचार है वो किससे संबंधित है, तो सी हो जाएगा साम्यवाद से। व्याख्या देखिए। मार्क्सवाद के अनुसार समाजवाद की अंतिम अवस्था समाजवाद की अंतिम अवस्था जिसे कहा गया है साम्यवाद में वर्ग नहीं होंगे एवं राज्य नहीं होगा। इस कारण द्वंद्ववाद का नियम लागू होने से रुक जाएगा। जो मार्क्स महोदय का मानना है कि समाजवाद का जो अंतिम अवस्था है उसमें क्या है, वर्ग नहीं होंगे और न ही राज्य होगा। इसी कारण से जो द्वंद्ववाद है का नियम लागू होने से रुक जाएगा। इस अवस्था में प्रत्येक जो है अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन है, समानता स्वतंत्रता की तरह एक ही चीज नहीं है। समानता स्वतंत्रता की तरह एक ही चीज नहीं है। मैं लॉर्ड एक्टन के इस कथन से सहमत नहीं हूँ
कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए है मेजनी का, ऑप्शन बी है लास्की का, ऑप्शन सी है वॉल्टेयर का, ऑप्शन डी है जॉन मिल्टन का। तो आंसर क्या हो जाएगा? लास्की हो जाएगा दोस्तों। ये कथन लास्की का है। लास्की का कथन है कि समानता स्वतंत्रता की तरह एक चीज नहीं है। मैं लॉर्ड एक्टन के इस कथन से सहमत नहीं हूँ कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ हो गई है। ऐसा कहना किसका था? तो लास्की महोदय ने कहा है। व्याख्या देख लीजिए। एच.जे. लास्की, जिनकी पुस्तक है ए ग्रानर ओक्यूट्यूस में लिखा है कि डी टाकविल और लॉर्ड एक्टन के मस्तिष्क में स्वतंत्रता के प्रति उत्कृष्ट अभिलाषा होने के कारण ही उनके द्वारा स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी समझा गया, किंतु यह गलत निष्कर्ष है। उनके द्वारा समानता का तात्पर्य गलत रूप से लेने के कारण ही ऐसा किया गया। तो दोस्तों इन्होंने अपनी पुस्तक जो है अ ग्रानर ओक्यूटस, जो है पढ़ लीजिएगा सही से, अ ग्रानर ओक्यूटस में इन्होंने लिखा है, जो J.S. मिल है, एच.जे. लास्की जो हैं, उन्होंने लिखा है कि मतलब कि जो टाकविल, डी टाकविल और लॉर्ड एक्टन के मस्तिष्क में स्वतंत्रता के प्रति उत्कृष्ट अभिलाषा होने के कारण ही उनके द्वारा स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी समझा गया, किंतु यह एक गलत निष्कर्ष है। उनके द्वारा समानता का तात्पर्य गलत रूप से लेने के कारण ही ऐसा किया गया है। तो दोस्तों इसको रोककर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा पढ़ने में गलतियां हो गई हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, 10 नंबर देखते हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है। अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है। तो ये तो कथन सही है। आप कथन कर रहा है, कथन 2 है जो आर है, वो कह रहा है अरस्तु के अनुसार राज्य एक नैसर्गिक संस्था है। कथन तो दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिया है कूट देख लेते हैं। ए सत्य है, आर गलत है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ए असत्य है, आर सत्य, ए भी गलत हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये थोड़ा कुछ ठीक है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो दोस्तों नहीं, सही व्याख्या नहीं है, बस दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं किया है। कहीं कंटेंट आपको एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसका। अरस्तु ने राज्य को व्यक्ति से पहले माना है तथा राज्य को प्राकृतिक संस्था अथवा एक नैतिक संस्था भी माना है। अरस्तु ने राज्य के आंगिक सिद्धांत का समर्थन करते हुए, अरस्तु ने किस सिद्धांत का समर्थन किया है? तो आंगिक सिद्धांत का समर्थन किया है। अरस्तु ने राज्य के आंगिक सिद्धांत का समर्थन करते हुए यह तर्क दिया है कि राज्य और व्यक्ति में वही संबंध है जो शरीर और उसके विभिन्न अंगों में पाया जाता है। तो ये पूरा कोटेशन जो है अरस्तु महोदय का है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे दो। थोड़ा भी अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।